हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय सेकंड से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षा बिहार एपीओ एवं सिविल जज एग्जाम के साथ साथ एचजेएस, पीसीएस एवं अन्य कॉमन लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियोज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वीकृति को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? आंसर ए है, धारा 17 के अंदर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, स्वीकृति है एक कथन है जो कि मौखिक बात दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। ऐसा कथन है जो कि किसी विवादक तथ्य का सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करती है। तो आंसर है आपका सी। उपयुक्त दोनों सही हैं, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति है। तो आंसर सी है, मौखिक स्वीकृति दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आवश्यक नहीं है कि कोई स्वीकृति तभी सुसंगत होगी जब ये पूर्ण रूप से दायित्व को स्वीकार करे। स्वीकृति जिस कथन से मिल रही है उसे पूर्ण रूप से पेश किया जाना चाहिए। स्वीकृति लिखित व दस्तावेजी दोनों तरह की हो सकेगी। आंसर डी है, प्रति परीक्षा के दौरान ज्ञात की गई भिन्न भिन्न बातों को जोड़ना स्वीकृति बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, स्वीकृति किसके द्वारा हो सकती है? तो आंसर डी है, उपरोक्त सभी के द्वारा। कार्रवाई के पक्षकार, पक्षकारों के अभिकर्ता, जिनका प्रकरण की विषय वस्तु में हित उत्पन्न हुआ हो, सभी के द्वारा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, कथन ए है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के मौखिक स्वीकृति की अंतर्वस्तु हमेशा सुसंगत होती है। कारण है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान स्वीकृति होती है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, स्वीकृति की जा सकती है अभिवचनों में, स्वीकृति की सूचना के उत्तर में, परिप्रश्नों के उत्तर में, उपयुक्त सभी में की जा सकती है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, प्रश्न ये है कि ए द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा अच्छा है। बी से ए कहता है कि जाकर सी से पूछ लो, सी इसके बारे में सब कुछ जानता है। सी का कथन स्वीकृति है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? गार्जियन एंड लिटिम की आवश्यक के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है। विधि के बिंदु पर अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में प्लीडर द्वारा की गई संस्वीकृति साक्ष्य है। अनेक प्रतिवादियों में से किसी एक के द्वारा दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध एक बाद में की गई संस्वीकृति साक्ष्य है। एक प्लीडर द्वारा अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृति साक्ष्य है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्न 4 में से कौन सा कथन सही है? तो स्वीकृतियां किसी कार्रवाई के केवल पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन होते हैं, ये सही नहीं है। स्वीकृतियां केवल अभियुक्तों द्वारा दी गई कथन हुई होती हैं, ये भी सही नहीं है। स्वीकृतियां केवल सिविल कार्रवाइयों की किसी पक्ष द्वारा दिए गए ही होती हैं, ये भी सही नहीं है। स्वीकृतियों के अंतर्गत ये कथन आते हैं जो कि ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी बात के किसी पक्षकार के विरुद्ध की जानी चाहिए। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संदर्भ में मौखिक स्वीकृति कब ग्राह्य है? तो आंसर बी है, जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सत्यता के बारे में कोई प्रश्न न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, स्वीकृति किसके द्वारा की जा सकती है? तो न्यायालय से, प्रतिपक्ष के द्वारा की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति से की जा सकती है, उपरोक्त तो सभी से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, पक्षकार के अभिवचनों में अभिवचन किए गए तथ्य उस पक्षकार की स्वीकृति होते हैं। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, स्वीकृति के तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, स्वीकृति कब हो सकती है? सुनवाई के समय हो सकती है, सुनवाई के पूर्व भी हो सकती है, अभिवचन के नियम के द्वारा हो सकती है, उपयुक्त सभी के द्वारा हो सकती है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, स्वीकृति किसकी ओर से की जा सकती है? तो स्वीकृति पक्षकारों के द्वारा की जा सकती है, पक्षकारों के अभिकर्ता के द्वारा की जा सकती है, पक्षकारों के अधिवक्ता के द्वारा की जा सकती है, उपयुक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुछ परिस्थितियों में आचरण भी स्वीकृति बन सकता है, ये सही है। मौन द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है, ये भी सही है। प्रत्येक ऐसा कथन चाहे लिखित हो या मौखिक हो जो कि किसी पक्षकार ने बात के तथ्यों के बारे में किया है, स्वीकृति बन जाता है, ये भी सही है। साक्ष्य नेक्स्ट है डी, स्वीकृतियां निश्चायक साक्ष्य हैं, ये सही नहीं है। स्वीकृतियां निश्चायक साक्ष्य नहीं होती किंतु विबंध कर सकती हैं, धारा 31 में प्रावधान किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा, स्वीकृतियां निश्चायक साक्ष्य नहीं है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर डी है, स्वीकृति हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत नहीं है और न ही साबित की जा सकती है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कौन सा कथन सत्य है? तो स्वीकृति मूल साक्ष्य की प्रकृति की होती है। स्वीकृति किसी उस साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है जिसने उसे सुना था। केवल तथ्य की स्वीकृति हो सकती है, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, सिविल मामलों में स्वीकृति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो सिविल मामलों में धारा 23 में प्रावधान दिए गए। आंसर ये सही है, धारा 23 सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होती हैं। तो जब प्रस्तावना करने वाला पक्षकार दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य देने का हकदार होता है और जब पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रसंगत होता है, तो आंसर सी है,
ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, एक सिविल मामले में पक्षकार इस शर्त पर स्वीकृति करता है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, क्या ऐसी स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है? तो आंसर बी है, नहीं ग्राह्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु से संबंधित स्वीकृति सुसंगत होती है, जब अभिलेख की असलियत प्रसंगत होती है तो सुसंगत होती है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तुओं से संबंधित मौखिक स्वीकृति किस धारा के अधीन सुसंगत बताई गई है? तो धारा 22A के अंतर्गत बताई गई है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्वीकृति का प्रभाव है। धारा 31 स्पष्ट प्रावधान करती है कि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये देखना है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सामान्यतः सुसंगत नहीं होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की वास्तविकता प्रसंगत होने पर मौखिक साक्ष्य देकर सिद्ध किया जा सकता है। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं होती है यदि वे इस अभिव्यक्त शर्त पर दी गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, तो उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, स्वीकृतियां स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सामान्य नियम ये है कि स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जा सकेगी। साक्ष्य अधिनियम के निम्न में से कौन सी धारा उपरोक्त नियम का अपवाद बताती है? तो धारा 21 अपवाद बताती है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, प्रश्न ये है कि क्या ए द्वारा बी को बेचा गया घोड़ा अच्छा है? समयभार के समय ए ने बी से कहा कि सी को घोड़े के बारे में संपूर्ण जानकारी है तथा बी घोड़े की बाबत सी से पूछ ले। इस स्थिति में निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे? तो घोड़े की बाबत ए का कथन स्वीकृति हो सकता है, ये सही नहीं है। घोड़े के बाबत सी का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता है। घोड़े के बाबत सी का कथन स्वीकृति हो सकता है, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है? आंसर बी है, विबंध के रूप में स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती हैं किंतु विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं, तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, संस्वीकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संस्वीकृति वे है जिससे अपराध के दोषों को स्पष्ट रूप से मान लिया गया हो या लगभग ऐसे तथ्य स्वीकार कर लिए गए हैं जो कि अपराध को घटित करते हों। संस्वीकृति केवल अपराध के लिए ही नहीं हो सकती है, तो आंसर आपका बी सही है। संस्वीकृति केवल अपराध के लिए ही नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, संस्वीकृति से कौन सा प्रकरण संबंधित नहीं है? तो आंसर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला संस्वीकृति से संबंधित नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों संस्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर बी है, संस्वीकृति एक निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है, तो आंसर बी सत्य नहीं है, बाकी ए सी डी तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, संस्वीकृति का कौन सा आवश्यक तत्व है? तो अभियुक्त द्वारा किया जाना अपराध को स्वीकार करने के संबंध में और स्वैच्छिक हो, तो इस उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं संस्वीकृति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दंडिक कार्रवाई में की गई संस्वीकृति असंगत होती है, सुसंगत होती है, विसंगत होती है, तो आंसर सी हुई सही है, विसंगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वह संस्वीकृति अग्राह्य है जो अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, वो अग्राह्य होगी। बाकी ए है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, ग्राह्य है धारा 26 के अंतर्गत। बी, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में ना रहते हुए अपने मित्र से की है, ए भी ग्राह्य है। और डी है, अपनी आत्मा की भलाई की उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है, ए भी संस्वीकृति ग्राह्य होगी। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की गई संस्वीकृति धारा 26 में ग्राह्य नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, गलत कथन को चुनना है। संस्वीकृति विसंगत हो जाती है जब ऐसी संस्वीकृति के समय अभियुक्त मत था, तो संस्वीकृति असंगत हो जाएगी, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति ग्राह्य है। आंसर बी है, जब वह ऐसे मजिस्ट्रेट से की गई हो जिससे सक्षम क्षेत्र अधिकार प्राप्त हो या ना हो, लेकिन मजिस्ट्रेट की समक्ष की गई संस्वीकृति ग्राह्य होगी, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, धारा 24 के अंतर्गत संस्वीकृति किस अवस्था में सुसंगत नहीं होगी? यदि वह उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा प्राप्त की गई तो सुसंगत नहीं होगी। यदि वह धमकी प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा दी गई है तब भी सुसंगत नहीं होगी। यदि धमकी आरोप के बारे में है तो भी सुसंगत नहीं होगी। तो उपयुक्त सभी अवस्थाओं में संस्वीकृति सुसंगत नहीं होगी, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, एक अभियुक्त से मजिस्ट्रेट कहता है कि बता दो कि चोरी की चीज़ कहाँ रखी है और मैं तुम्हारा पक्षपात करूंगा, अगर नहीं बताते हो तो तुम तकलीफ में फंस सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके फलस्वरूप किया गया कथन सुसंगत नहीं होगा, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, संस्वीकृति कब ग्राह्य होती है? यदि वे पुलिस अधिकारी को दी गई है तो ग्राह्य नहीं होगी। यदि वे प्राइवेट व्यक्ति को दी गई हो जब वे पुलिस हिरासत में हो तो भी ग्राह्य नहीं होगी। यदि वे धमकी प्रलोभन के अंतर्गत दी गई हो तो भी ग्राह्य नहीं होगी। यदि वे पश्चाताप व प्रायश्चित की भावना में दी गई हो तो वे ग्राह्य होगी, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42,
अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति अग्राह्य है जो उसने पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है तो ये ग्राह्य होगी। बी, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर से की है, ये अग्राह्य होगी। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। ए अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है, अन्य सूचना देता है। ए को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, यह संस्वीकृति धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकेगी। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। संस्वीकृति सुसंगत होती है यदि वह किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कारित प्रभाव के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद की गई हो तो वे सुसंगत होगी। यदि वे पुलिस अधिकारी के समक्ष ना की गई हो तो सुसंगत होगी। यदि वे किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उस समय की गई हो जब वे अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो तो धारा 26 के अंतर्गत ए बी ग्राह्य होगी। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संस्वीकृति ग्राह्य होगी। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। पुलिस अधिकारी में शामिल हैं चौकीदार, पुलिस पटेल, गाँव का मुखिया, आबकारी चपरासी, तो उपयुक्त सभी शामिल हैं तो आंसर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये चुनना है। न्यायिकेतर संस्वीकृतियां यदि बेस्वेच्छा की गई हैं तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी ठहराने में दूसरे साक्ष्य के साथ उन पर निर्भर कर सकता है। सावधानी के रूप में न्यायालय न्यायिकेतर संस्वीकृति के कथन के लिए किसी तात्विक संपुष्टि की अपेक्षा करता है। स्वेच्छा से किए गए एवं परिस्थितिक साक्ष्यों से पूर्णतः सुसंगत न्यायिकेतर संस्वीकृतियां अभियुक्त की दोषिता साबित करती हैं तो उपयुक्त सभी सही हैं। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति होती है अग्राह्य, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 में धाराएं दी गई हैं तो सही अभियुक्त की संस्वीकृति और पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति। मन की दशा, पहचान परेड, तो पहचान परेड को धारा 9 में बताया गया है और मन की दशा को धारा 14 में बताया गया है। पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति को धारा 25 में बताया गया है और सही अभियुक्त की संस्वीकृति को धारा 30 में बताया गया है तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में पुलिस के 2 जवान बैलगाड़ी से ले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों जवान अलग अलग होकर भोजन करने लगते हैं। इसी बीच वे व्यक्ति बैलगाड़ी वाले से हत्या के संदर्भ में कथन करता है कि उसने कत्ल किया है। उपयुक्त कथन संस्वीकृति नहीं है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। निम्नलिखित में से किस बात में निर्णित हुआ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 24, 25 एवं 26 का अपवाद है तो आंसर ए सही है। इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में अब निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। निम्नलिखित वादों में से किसमें धारा 27 की संवैधानिकता को अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी तो स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कल्लू के मामले में दी गई तो आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। धारा 27 के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप तथ्य का पता चलना चाहिए, सूचना देने वाले व्यक्ति अभियुक्त होने चाहिए, बताए गए तथ्य अपराध के संबंध में होने चाहिए तो उपयुक्त सभी शर्त आवश्यक हैं धारा 27 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। पुलिस हिरासत में ये कहता है कि मैंने बी की हत्या करके तलवार नाली के नीचे छिपा दी है तो धारा 27 के अंतर्गत कथन का कितना हिस्सा ए के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि वह तलवार बरामद कर ली जाती है तो सिर्फ इतना हिस्सा कि मैंने तलवार नाली के नीचे छिपा दी है, इतना हिस्सा ही इस्तेमाल किया जा सकता है धारा 27 के अंतर्गत। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्नलिखित में से कौन से कथन संस्वीकृति के रूप में धारा 27 में ग्राह्य होंगे। ये मैंने मृतक को दरिया में फेंक दिया है, मैंने अपनी स्त्री को तलवार से घायल किया है, मैंने पिस्तौल छत पर छिपा दी है, ये खून के कपड़े हैं तो आंसर सी सही हो जाएगा कि मैंने पिस्तौल छत पर छिपा दी है। धारा 27 में ये तथ्य ग्राह्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अभियुक्त की संस्वीकृति असंगत एवं अग्राह्य है। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किंतु मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई है तो सुसंगत होगी। मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाने पर जिसने उससे कहा था कि यदि उसे पूर्ण संस्वीकृति की तो उसे छोड़ दिया जाएगा। आंसर बी अग्राह्य है एवं असंगत संस्वीकृति है। बाकी ए सी डी में सभी के द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारा 27 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होगा तो आंसर ए है। मैंने लाश को एक खोल में रख दिया है, ये ग्राह्य होगा। बी मैंने माल अपने खेत में गाड़ दिया है, ये ग्राह्य होगा। सी मैं वह गड़ासा दिखाऊंगा जो कि मैंने तालाब में फेंक दिया है, ये भी ग्राह्य होगा। मैंने मृतक को मारकर जमीन में फेंक दिया है, ये ग्राह्य नहीं होगा। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। ए बी की हत्या के लिए अभियोजित किया जाता है। ए ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की और उसे के पश्चात दंडाधिकारी को बताया कि मैंने पुलिस अधिकारी से कहा था कि मैंने बी की हत्या की है, ये कथन अग्राह्य है। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। यदि कोई संस्वीकृति नशे की हालत में ली जाती है तो ये संस्वीकृति सुसंगत होगी। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। कथन ये है कि कुछ मामलों में संस्वीकृतियों का संपोषण आवश्यक है। कारण आर है कि सभी मामलों में न्यायिकेतर संस्वीकृति का संपोषण होना चाहिए तो आंसर बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। ए
कथन है न्यायकेतर संस्कृति यदि स्वैच्छिक है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है। कारण आर है कि न्यायकेतर संस्कृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है। तो आंसर ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन बी सही नहीं है, प्रत्येक संस्कृति होती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, स्वीकृति और संस्कृति अनुचित साक्ष्य के अपवाद हैं, अनुचित साक्ष्य के भाग हैं, सुसंगत साक्ष्य हैं, सबूत पर साक्ष्य में सम्मिलित किए जा सकते हैं, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो आंसर बी सही है, 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63, संस्कृति कब विसंगत होगी यदि संस्कृति ली जाती है? छल के द्वारा ली जाती है, प्रश्नों के उत्तर में की जाती है, चेतावनी से की जाती है, धमकी द्वारा की जाती है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और कोर्ट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो कोर्ट की सहायता से आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, ए एवं बी को सी की हत्या के लिए संयुक्त रूप से विचारित किया जा रहा है। ये साबित किया जाता है कि ए ने कहा है कि बी और मैंने सी की हत्या की है। बी के विरुद्ध ए की इस संस्कृति को न्यायालय में विचार में ले सकेगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, एक बाद में ए तथा बी का संयुक्त रूप से सी के विरुद्ध विचारण चला। ए ने कहा कि बी तथा मैंने सी की हत्या की है। ए के कथन का बी के विरुद्ध किस प्रकार का साक्षिक महत्व होगा? तो आंसर बी सही है, न्यायालय कथन को बी के विरुद्ध विचार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, सी की हत्या के लिए ए का विचारण हो रहा है कि ए कहता है कि बी व मैंने सी की हत्या की है। इस कथन को न्यायालय ग्राह्य नहीं करेंगे, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्कृति सही अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार मृत्यु के समय कहे गए कथन तभी सुसंगत होते हैं जबकि मृतक ने अपना कथन अपनी मृत्यु के कारण के संबंध में किया हो, उन परिस्थितियों में किया हो जिनमें उसकी मृत्यु हुई हो, उसकी मृत्यु का कारण प्रसंगत हो, उपयुक्त सभी मामलों में, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कोर्ट की सहायता से। मृत्युकालीन कथन स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पार्थू के मामले में, हितवत साक्षी बग्गा बनाम स्टेट के मामले में, संस्कृतियां निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में, विबंधन BL श्रीधर बनाम KS मिहाई रेड्डी के मामले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, न्यायकेतर संस्कृति का अर्थ है कि वे संस्कृति जो कि डॉक्टर से की गई हो, पुलिस अधिकारी से की गई हो, न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं की गई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक संस्कृति की सुसंगतता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित किया गया हो। न्यायालय के बाहर एक बंदी द्वारा की गई संस्कृति सुसंगत होती है चाहे यदि वे थोड़े से उत्प्रेरणा से की गई हो। एक अभियुक्त जिसे पुलिस के आने तक बांध कर रखा गया था उसके द्वारा ऐसी दशा में रहते हुए की गई संस्कृति सुसंगत होगी। एक अभियुक्त द्वारा उसके मस्तिष्क में निर्मित धारणा की अब कोई भय नहीं आदि है के बाद की संस्कृति भी सुसंगत नहीं होगी। तो आंसर ये सही हो जाएगा, कथन ए सही है, बाकी बी सी डी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ये है, निर्दिष्ट मामलों में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण अनुमन्य होता है। एक अभियुक्त व्यक्ति अपने सही अभियुक्त के साथ संयुक्त विचारण के अधिकार का व्याख्यान कर सकता है। सामान्यतः ये अभियोजक का अधिकार है कि वे निर्णय ले कि किसे अभियोजित करना है। अभियोजक एक व्यक्ति का सही अभियुक्त के रूप में अनुविन्यास करने से इनकार कर सकता है तथा उसका अभियोजन का साक्षी के रूप में परीक्षण कर सकता है। कोर्ट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है, आंसर बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, धारा 30 में सही अभियुक्त की संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है। संस्कृति से स्वयं अभियुक्त का संबंधित ना होना, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर सी, स्वीकृति द्वारा हित अंतरित होगा, ये सही नहीं है, ए बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, न्यायालय में उपस्थित हुए बिना ही कुछ परिस्थितियों में जिनका वर्णन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में किया गया है, कुछ परिस्थितियों के कथन सुसंगत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में शामिल नहीं है? तो आंसर सी, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के इच्छुक नहीं है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अनुसूचित साक्ष्य किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? तो धारा 32 के अंतर्गत दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, प्रश्न ये है कि ए के जन्म की तारीख क्या है? ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र व्यक्ति को लिखा हुआ पत्र जिसमें बताया गया कि ए का जन्म अमुक दिन हुआ था, सुसंगत है, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य है, धारा 32(2) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, धारा 32 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख वाद नहीं है? पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद, कुशाल राव बनाम बॉम्बे का राज, पाना बाना बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का राज्य, तीनों ए बी सी तीनों धारा 32 के अंतर्गत
प्रमुख वाद हैं, जबकि डी केहर सिंह बनाम दिल्ली राज्य का मामला धारा 32 के अंतर्गत नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो मृत्युकालीन कथन को धारा 32(1) में बताया गया है, विशेषज्ञों को धारा 45 में बताया गया है, और न्यायिक अपेक्षा धारा 56 में है, और प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 में बताया गया है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, मृत्युकालीन घोषणा की आवश्यकता के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। आंसर डी सही है। मृत्युकालीन घोषणा का अपूर्ण कथन भी ग्राह्य हो सकेगा, ये सही नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, मृत्युकालीन घोषणा होनी चाहिए, लिखित मौखिक सुसंगत उपयुक्त सभी होनी चाहिए। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, मृत्युकालीन कथन सुसंगत होता है सिविल एवं दंडिक मामलों में, दोनों में। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, मृत्युकालीन कथन के लिए कथन का मृत्यु के कारण या समयभार से संबंधित होना जरूरी है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, मृत्युकालीन कथन बिना संपुष्टि के दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है, एक कमजोर साक्ष्य है, किसी भी अन्य साक्ष्य के समकक्ष है, कि मृत्युकालीन कथन की विश्वसनीयता के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता होती है। तो कोर्ट की सहायता से सही आंसर को चुनना है। 1, 3, 4 सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, एक व्यक्ति ने मृत्यु की प्रत्यशंका में मृत्युकालीन कथन किया लेकिन वह जीवित बच गया, उसका कथन उपयोग हो सकता है संपोषक साक्ष्य के रूप में, खंडनीय साक्ष्य के रूप में। आंसर डी सही हो जाएगा। बी एवं सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, मृत्युकालीन कथन साक्ष्य में ग्राह्य है, कारण इसकी ग्राह्यता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। तो आंसर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, कथन ए, मृत्युकालीन कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, कारण आर है, मृत्युकालीन कथन की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए। तो आंसर बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, मृत्युकालीन कथन की ग्राह्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो आंसर सी है, कथन करने वाले को कथन करते समय मृत्यु की प्रत्याशंका थी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, पूर्ववर्ती कार्रवाई की सुसंगतता के संबंध में आवश्यक शर्त कौन सी नहीं है। तो आंसर डी है, ये प्रावधान केवल दीवानी कार्रवाई पर ही लागू होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पूर्ववर्ती कार्रवाइयों में दिए गए साक्ष्य को पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में सुसंगत बताया गया है। आंसर सी धारा 33 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, नियमित रूप से रखी गई लेखावाइयों की प्रविष्टियाँ होती हैं, संपोषक साक्ष्य कही जाती हैं। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, लेखावाइयों में दर्ज प्रविष्टियाँ अकेले किसी व्यक्ति पर दायित्व भारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, कारोबार के नियमित अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ सुसंगत होती हैं, धारा 34 के अंतर्गत। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विधि पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों को किस धारा के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। धारा 38 के अंतर्गत सुसंगत माना गया। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, मुख्तारनामे के बारे में न्यायालय उसके निष्पादित और अधिप्रमाणित के बारे में प्रावधान करेगा के बारे में उपधारणा कर सकेगा। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। तो धारा 39 को प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विधि की पुस्तक में वर्णित विधि संबंधी कथन की सुसंगता, नक्शा चार्ट इत्यादि में कथन की सुसंगता, कतिपय साक्ष्य की पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में उससे कथित को साबित करने की सुसंगता, सार्वजनिक प्रकृति के बारे में कथन की सुसंगता। तो आंसर सी सुमेलित नहीं है। बाकी ए बी डी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, ए ने बी पर 1000 रुपये का बाद दायर किया था तथा उसने अपनी लेखांकन में बी को इस रकम का ऋणी दर्शाया, इस तरह की प्रविष्टि सुसंगत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के MCQ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी वीडियो का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।